कि इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हो चुका है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। सीजेपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है। हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए। Mohan Bhagwat being, I think, the mentor of the BJP, the godfather of the BJP, he should have come forward, he should have interacted with those kids, and he should have made the Prime Minister apologize to those kids who were beaten up by the police on the instructions of Narendra Modi and Amit Shah. Although if he wishes to interact with the Gen Z, it's a good thing. That means the youth of this country, the Gen Z, have compelled these people to come to the Gen Z and to have a dialogue with them because until now they were dismissive of them. हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम सेटअप करने जा रहे हैं अभी, क्राउड से ही फंडिंग लेंगे हम। तो उसमें सर मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी थोड़ा वो डोनेट कर दीजिए। 25 जुलाई को इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई, इस देश के जेन ज़ी की बहुत बड़ी जीत हुई और ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक थी। ये जीत ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि जो सरकार कहती थी 12 साल से इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस देश के युवाओं ने, इस देश के जेन ज़ी ने उस सरकार से इस्तीफा लिया और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं लिया, इस सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। तो उसके वजह से इस देश की, कई सारे लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इस आंदोलन का सबसे बड़ा सक्सेस था। वो तो एक सक्सेस था, लेकिन हम मानते हैं कि इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों के अंदर का जो डर था वो ख़त्म हो चुका है। जिन लोगों को, जिस देश को इस सरकार ने पिछले 10-12 साल में डरा कर रखा था, धमका कर रखा था कि खबरदार अगर किसी ने भी सवाल किया सरकार से तो उनके ऊपर केसेस करे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा। उसके बाद भी देश के युवा सड़कों पर उतरे और इस तरह उतरे कि इस सरकार को झुकना पड़ा। तो हम मानते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है लोगों के मन के अंदर का डर खत्म होना। इस युवा ने इस देश को उसकी आवाज़ वापस दी है, लोकतंत्र वापस दिया है, देश को हिम्मत दी है फिर से सरकार से सवाल करने की, जवाबदेही मांगने की। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। कॉकरोच जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत था, उनकी जो फिलॉसफीज थी, हमारी विचारधारा भी वही रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सोशल जस्टिस, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड पीस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन किया था, एक सपना देखा था आधुनिक भारत का, वो हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, वो हमारी फिलॉसफी रहेगी। उसके बाद आते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का एजेंडा क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाकर क्या करने वाली है। तो मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए खुशी हो रही थी कि कई सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे, मैसेजेस कमेंट्स पर पूछ रहे थे कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे। तो उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो ज़रूरत है वो पब्लिक की बात होने का ज़रूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज़ सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज़ नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। जंतर मंतर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमें समझ में आया है, वो ये रहा है कि इन लोगों का जो कोर फ्रस्ट्रेशन है, ये जो जेन ज़ी है, इनका कोर फ्रस्ट्रेशन ये है कि इन लोगों को डिसमिस किया जाता है, इन लोगों को इग्नोर किया जाता है, इन लोगों से कोई बात नहीं करता, इन लोगों से कोई पूछता नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके सपने क्या है, इस देश को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या होप्स है, ये कोई पूछता नहीं। तो हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं क्योंकि इस देश की 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है, 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो
जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य है, उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पार्लियामेंट हो या इलेक्शन हो वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो। तो हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं इन लोगों से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन इंडिया राइट नाउ। फ्यूचर उनका दाव पर है, जिंदगी उनकी दाव पर है। तो कॉकरोच जनता पार्टी इन सभी पूरे देश भर में घूमेगी, इन सभी लोगों से बातचीत करेगी, समझेगी इनके मुद्दे क्या है, इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और देश की एक इन टोटलिटी पॉलिटिक्स किस तरीके की होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के मुद्दे क्या होने चाहिए। बिकॉज हम शुरुआत से कह रहे कि हम एक प्रेशर ग्रुप है जो चाहते कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो इस देश का, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमारे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के नाम पर क्या होता है, यूपी में होता है शमशान बनेगा या कब्रिस्तान बनेगा, महाराष्ट्र में आते हैं तो कहते हैं बटोगे या कटोगे। इससे किसी को जॉब्स नहीं मिल रही है, इससे किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो हम जो चाहते हैं वो ये है कि मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और इसके साथ साथ इस देश के युवा, उनकी जो भी उम्मीदें, उनके जो भी कंसर्न्स हो, बात उस पर हो, देश के युवाओं की बात हो, उनके मन की बात ज़रूरी है, क्योंकि दे आर इन मेजॉरिटी, उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। और इसके साथ साथ हमारा जो अभी एक ये रहेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। ये तो हो गया क्या बोलती पब्लिक, एक हमारा नेशन वाइड कैंपेन हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी कौन से मुद्दे उठाएगी, ये भी एक बहुत क्यूरियोसिटी है, तो इस पर मैं बोल देता हूँ। एजुकेशन रिफॉर्म्स एक सबसे बड़ी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि आज हमारी देश की जो भी हालत है वो इसी की वजह से, क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, ना वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, ना वो सरकार में जो लोग बैठे हुए ना उसकी प्रायोरिटी है। तो इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म्स हम चाहते हैं। आज की डेट में हमारे देश में एजुकेशन अनअफोर्डेबल बन चुका है। अगर किसी को अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, एडमिशन दिलवाना है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों की तो क्या हाल कर रखी है हमने देखा ही है। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इन स्कूलों को सुधारा जा सकता था, रेनोवेट किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने क्या चुना, सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करना चुना, क्योंकि फ़ायदा इससे सीधा प्राइवेट स्कूलों को होगा। तो सरकार की तो कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन मिले। हम वो बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षा को इतना एक्सपेंसिव बनाया है, स्कूलिंग को इतना एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, वो एक तो पहले कम हो जाए। कैसे कोई फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिला सकती है, जब उनको हर साल 1-1.5 लाख की तो फीस ही देनी पड़ती है फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के लिए। उतनी तो ना इनकम होती है, ना सेविंग्स होती है फैमिलीज़ की। जो परिवार 40-50 हज़ार कमाता है, घर चलाने में उसके 30-40 हज़ार जाएंगे, बचेगा क्या? बचेंगे 10 हज़ार हर महीने के। कहाँ से एक साल के वो 1-1.5 लाख भरेंगे? तो ये सबसे पहले कम होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पर कैप लगना चाहिए फीस के रिगार्डिंग। सरकारी स्कूलों पर सरकार को काम करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल चलाना। जिस तरह से अपने डीमोनेटाइजेशन के बाद हर जिले में अपने मुख्यालय खोल दिए थे, अपने हेडक्वार्टर्स खोल दिए थे, आपने क्यों वैसे स्कूल्स नहीं खोले? उल्टा आप स्कूल बंद करते गए हो। तो ये नहीं चलेगा। एजुकेशन रिफॉर्म ज़रूरी है। और ये बस प्राइमरी स्कूल की बात नहीं है, जो कॉलेजेस में भी डोनेशन आते, मैनेजमेंट कोटा चलता है, डोनेशंस के नाम पर जो सीटें भरी जाती है। एक तो सीटें कम है हमारे देश में, कॉलेजेस में सीटें कम है, जिसकी वजह से कई लोगों का हक मारा जाता है। मैनेजमेंट कोटा के ऊपर कोई बात नहीं करता है। 25-25, 30-30 लाख देकर वहाँ पर सीटें भरी जाती है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स को हम पुश करेंगे, जहाँ पर हम चाहते हैं एजुकेशन अफोर्डेबल बने। ऐसा एक भी इस देश में व्यक्ति ना हो जिसको लगे कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकता, मैं डॉक्टर नहीं बना सकता, मैं साइंटिस्ट नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन इज़ नॉट अ बिजनेस, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी किड दैट इज़ बॉर्न इन इंडिया, एंड वी वॉन्ट टू इंश्योर दैट। उसके बाद में है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची इन इंस्टीट्यूशंस में। हम पॉलिटिक्स की बात करें, लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं, लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। और जब वो नहीं होता है तो ईडी सीबीआई भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है। तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था
जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं। हमारी 3 दिन पहले बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था, अभिजीत भी उस समय कॉल पे था। वहाँ के छात्रों से बहुत डिटेल में विस्तार में हमने उनकी समस्या समझी है, क्या उनकी डिमांड्स हैं उनको बहुत डिटेल में समझा है। सीजेपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है। हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, सीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन रांची पहुंच रहा है। वो वही सभी प्रोटेस्टिंग छात्रों से मिलेंगे, उनकी बात समझेंगे, उनका साथ देंगे और उनको जिस भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए होगा सीजेपी की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। और जल्द ही हम लोग भी झारखंड जाकर प्रोटेस्टिंग छात्रों के साथ बैठेंगे। आता इधर से अभी इधर से। एक सेकंड मी बोलतो मी बोलतो कंप्लीट See, I think whatever incident happened. We are talking about nation building right now. Our issues are bigger than all of this. I have, of course, given a former police complaint to the Delhi police, and they are now providing some form of security outside the house. However, all of these things don't matter. We are in for a bigger fight. There are bigger issues to talk about, and we would like to focus just on that. एक मिनिट पहिले यांचा घेतो मी। आम्ही त्याच्यावर आता विचार करतोय, जर कोणाला आम्हाला एखादं ऑफिस स्पेस डोनेट करायचं असेल तर प्लीज करा। अभिजित, तुम्ही जी सगळी स्ट्रॅटेजी बनवली आहे, सोनल वांगचूक यांच्यासोबत काही बोलणं झालं, याबाबत काही चर्चा झाली? म्हणजे ते सुरुवातीपासून तुमच्यासोबत आम्ही टचमध्ये आहे, आम्ही टचमध्ये आहे आणि सोनम सर आमचे मेंटर असणार आहेत। जसं जंतर मंतरवर त्यांनी आम्हाला गाईड केले, ते आमचे एक मॉरल कंपास होते आणि पुढे जाऊन ते आमचे मॉरल कंपास असणार आहे। कारण की हे जे आंदोलन जे मोठं झालं ते सोनम वांगचूक सरांशिवाय झालं नसतं। एका प्रकारे त्यांनी आपला जीव धोक्यात टाकून या देशाला जागरूक केलेलं आहे आणि त्यामुळे सोनम सरांचं मार्गदर्शन आम्हाला अतिशय गरजेचं असणार आहे। आंदोलन झालं त्याला विरोधी पक्षाचा पाठिंबा होता, बरोबर, सगळ्या विरोधी पक्षाचा पाठिंबा होता। आता तुम्ही ही जी संघटनात्मक बांधणी करून पुढे जाणारा देशभर, त्यावेळेस जर विरोधी पक्षाच्या सगळ्याच लोकांनी तुम्हाला पाठिंबा देण्याचं ठरवलं, तुमच्या सोबत येण्याचं ठरवलं, तुम्हाला सोबत या असं म्हणले, तर पुढे काय त्याची त्या संदर्भात मग आमची विनंती, भाजप पण आमच्या सोबत आली तर खूप चांगलं होऊन जाईल, देशाचं कल्याण होऊन जाईल। नाही त्यावर मी सर हेच म्हणतोय, नाही ऑन अ सिरियस नोट सर, विरोधी पक्षांनी आम्हाला समर्थन दिलं म्हणजे आम्ही काय इलेक्शनमध्ये कंटेस्ट नाही करते। विरोधी पक्षांनी जे समर्थन दिलं ते मुद्द्यावर दिलं की शिक्षणाचा जो मुद्दा होता, नीटमध्ये ज्या मुलांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या त्या मुलांना न्याय भेटला पाहिजे। आणि विरोधी पक्ष जे होते त्यांनी पण कुठेही याला पॉलिटिकल कलर नाही दिलं जंतर मंतरवर आल्यावर। आणि आम्ही जे त्यांना म्हणलं होतं की इथे येऊन तुम्ही आम्हाला मुद्द्यांवर समर्थन करा, तुमचे पार्टीचे झेंडे आणू नका, तुम्ही स्वतःचं प्रमोशन करू नका, आणि तो शब्द त्यांनी पाळला। तर मुद्द्यांवर ते समर्थन होतं, कॉक्रोच जनता पार्टीला समर्थन मुद्द्यांवर। हाँ सर, एक I think it's little too late, don't you think? They should have had an interaction on 20th July when these kids were beaten up. Mohan Bhagwat being, I think, the mentor of the BJP, the godfather of the BJP, he should have come forward, he should have interacted with those kids, and he should have made the Prime Minister apologize to those kids who were beaten up by the police on the instructions of Narendra Modi and Amit Shah. Although if he wishes to interact with the Gen Z, it's a good thing. That means the youth of this country, the Gen Z, have compelled these people to come to the Gen Z and to have a dialogue with them, because until now they were dismissive of them. सर, हाँ सर, और क्या रीजन हो सकता है? अगर ये आंदोलन नहीं होता, अगर इतने सारे देश के युवा सड़कों पर नहीं आते, तो ये लोगों ने आखिरी बार कब बात करी थी जेनजी से? ये तो इनको कहते थे ये लोग क्या करते, ये लोग सीरियस नहीं है, इंस्टाग्राम पर नाचते। अरे नाचते ही ना, रास्ते पर दंगे तो नहीं करते तुम्हारी तरह। अभिजीत, 3 सवाल पूछ लेता हूँ, तीसरे सवाल से जवाब देना। हिंदी में पूछता हूँ। पहला एक सवाल, आपने कहा कि हम भारत भर जाएंगे और क्या करना है वो आपने पहले तय किया।
आप बोलते हो कि क्या बोलती है पब्लिक, आप जाके पूछोगे, लेकिन आपने अभी तो तय कर लिया है कि आप किसके ऊपर काम करोगे, तो आप पब्लिक से क्या पूछने वाला? सवाल एक। सवाल दूसरा है कि आप 5-4 लोग जब भारत पर भ्रमण करोगे, जाओगे, घूमोगे, तो आपके लिए कुछ फंडिंग भी जरूरी है, उसके लिए आप क्या करने वाले हो? अब तीसरा सवाल जो है, आप अभी हम आपको सबको लाइव दिखा रहे हैं, आप हमको बहुत दिनों से गोदी मीडिया कह रहे हो, आज आपको हम गोदी मीडिया लगे। मैं फिर से वापस से कहता हूँ, पहली चीज़ जो आपने कही कि आप लोगों से भी पूछोगे और आपने भी आपके कुछ मुद्दे रखे हैं, तो मुझे लगता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका एक एजेंडा होना चाहिए और पब्लिक से भी पूछा जाना चाहिए। अगर हमारे पास एजेंडा नहीं होगा तो हम पब्लिक के पास क्या लेकर जाएंगे? पब्लिक को भी लगेगा हम डायरेक्शन लेस है। और एक होता है कि हम क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में हमारी भी तो चलनी चाहिए ना सर। हम भी तो जो बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को जो बदलाव लाना चाहते हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना हम जो बदलाव लाना चाहते हैं। तो हमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, और ये हमने जो एजेंडा रखा है सर, जो 4 चीज़ों की बात करी हमने, ये हमें कोई सपना नहीं आया है सर, हम भी महसूस कर रही है, हम भी इसी देश के नागरिक है, हमने भी देखी ये सारी चीज़ें। महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ, मैंने देखा है किस तरीके से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा गया है, रीजनल पार्टी को तोड़ा गया है, और कहाँ रीजनल पार्टी को नहीं तोड़ा जा रहा है। बंगाल में क्या हो रखा है, वही हो रखा है। और जंतर मंतर पर बैठने के बाद हमें ये चीज़ें लगी है। हमने लोगों से जब बात करता था मैं रोज जंतर मंतर पर, तब लोग यही चीज़ें कहते थे कि आप इसको बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करिए, आप इसको बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, आप जुडिशरी पर बात करिए, आप इसे बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, ये जो मीडिया का अभी जो हो चुका है कॉम्प्रोमाइज़, उस पर बात करिए। तो ये भी सर एक कंसल्टेशन के बाद ही हुआ है, और हमें लगता है एक वाइडर कंसल्टेशन और करने की ज़रूरत है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था फंडिंग का, फंडिंग पर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम सेटअप करने जा रहे हैं, अभी क्राउड से ही फंडिंग लेंगे हम, तो उसमें सर मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी थोड़ा वो डोनेट कर दीजिए। जो ग्राउंड के रिपोर्टर्स है उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, ऑनेस्टली, क्योंकि मैं नहीं, एक डिफरेंस होता है सर, जो एसी कमरों में बैठते हैं वो डिफरेंस होता है सर, क्योंकि जो सरकारी ऐड का पैसा है ना वो आप लोगों तक नहीं आता। नहीं, मैं उस पर बार बार आपने मुझे भी देखा होगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था लोगों से कि जो ग्राउंड पर रिपोर्टर आ रहा है उसे परेशान ना किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम 45 डिग्री के धूप में थे उसी तरह आप लोग भी कवर करने आ रहे थे वहां पर, आप लोगों ने कवर करा है। पर मेरा सवाल है, जो एसी में बैठे हुए स्टूडियो एंकर है, क्या उन्होंने चलाया जो आपने कवर किया? कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपकी मेहनत भी पानी में फेर दी, आपकी मेहनत पर भी पानी डाला हुआ है। चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके खिलाफ जो भी जनता से जुड़े, खासतौर पे युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके लिए काम करेंगे और उसके लिए संपर्क अपना अभियान चलाएंगे। तो क्या जो स्टेट में ओपोजिशन की पार्टीज है, उनके राज्यों में भी आप जाएंगे और उसी तरीके से ही काम करेंगे? सर मुझे लगता है इस सवाल के लिए अगर मुझे पैसे मिलते ना तो अभी तक मैं मिलियनेयर बन जाता। मैं बार बार, आप लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, सत्ता किसी की भी हो, किसी भी राज्य में हो, हम उनके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रगल है सर, वो सिस्टम बदलने के लिए, सिस्टम को बेहतर